दोस्तों, आज हम बात करेंगे विशेष विवाह अधिनियम 1954 अर्थात स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, जिसे सामान्य भाषा में, जनसामान्य की भाषा में कोर्ट मैरिज कहा जाता है। आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा इन्होंने कोर्ट मैरिज का आवेदन दिया है। ये कोर्ट मैरिज जिला न्यायालय या सिविल कोर्ट में नहीं होती है। यह कोर्ट मैरिज का जो अधिकार है ये कलेक्ट्रेट में अधिकार है और एक मध्य प्रदेश में राज्य शासन द्वारा अपर कलेक्टर को विवाह अधिकारी घोषित किया गया है। इस प्रक्रिया के लिए कुछ जो नियम हैं, कहाँ आप आवेदन दे सकते हैं, क्या पात्रता की शर्तें हैं, क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। यदि कोई आपका सुझाव हो या इसके बारे में आप कोई और जानकारी चाहते हो तो कमेंट में आप ज़रूर करें, जिससे कि हमें इसमें सुविधा हो और हम आपको समय पर जानकारी दे सकें। विशेष विवाह अधिनियम के तहत एक जो आवेदन होता है, यह आवेदन उस ज़िले के अपर कलेक्टर के न्यायालय में देना होता है जहां लड़का या लड़की, वर या वधू वो निवास करते हों, सामान्यतः निवास करते हों या वहां पिछले 3 माह से उन्होंने निवास कर रहे हों। इसके विवाह के लिए जो पात्रता है उसके लिए आवश्यक है कि जो लड़का या वर की आयु है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। 1 जनवरी को जिस वर्ष वो आवेदन दे रहे हैं उसकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और जो पुत्री या जो महिला है उसकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। विवाह के समक्ष में किसी पक्षकार का जो आवेदक गण है, वर वधू जिनको हमने अभी कहा है, उनकी जीवित पति या पत्नी जीवित नहीं होनी चाहिए। तो यदि उनका पूर्व विवाह हुआ है तो उनका विधिवत विवाह विच्छेद न्यायालय से डिक्री, तलाक की डिग्री होनी चाहिए, या यदि वो उनकी पूर्व की पति या पत्नी जैसी स्थिति हो का किसी कारण से निधन हो गया है तो उनका डेथ सर्टिफिकेट या मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा आप विकृत चित्र या कोई मानसिक रूप से जो पीड़ित नहीं होनी चाहिए, वो स्वस्थ चित्त होना चाहिए, अपने बारे में निर्णय लेने में सक्षम होनी चाहिए। किसी न्यायालय या चिकित्सा बोर्ड द्वारा उनको पागल यदि घोषित किया गया है तो वो विवाह के लिए आवेदन नहीं कर सकते। उन दोनों के मध्य, आवेदक गण के मध्य प्रतिसिद्ध कोटि की नातेदारी नहीं होनी चाहिए। प्रतिसिद्ध कोटि की नातेदारी क्या होती है इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। सामान्यतः इसका संबंध सगोत्र से है कि जो एक ही गोत्र के ना हो, उस सगी रिश्तेदारी ना हो, एक ही यानी उनके माता पिता एक ही ना हो और उनकी जो रिश्तेदारियां हैं उनके संबंध में जो एक कहते हैं कि प्रसिद्ध कोटि की नातेदारी है तो उनके नहीं होना चाहिए। इसकी एक सूची है, ये भी हम आपको अभी इसमें बताएंगे। आवेदन आपको किस प्रोफार्मे में करना है, इसका एक धारा 5 के तहत एक आशयित विवाह की सूचना आपको देनी होती है। इसका एक जो नमूना है, ये एक नमूना हम आपको इसमें स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं। इसके इस नमूने के अनुसार आपको इसके कॉलम बड़े स्पष्ट हैं। इसमें पहला कॉलम नाम का है, जो व्यक्ति विवाह करना चाहता है वो अपना इसमें नाम लिखेगा। जिस महिला या पुरुष से विवाह करना है उसका नाम लिखा जाएगा। उपजीविका अर्थात वो क्या करते हैं, नौकरी करते हैं, अध्ययन करते हैं, वो लिखा जाएगा। आयु लिखी जाएगी। अगला कॉलम है रहने का स्थान, कहाँ रहते हैं उनका पूरा पता लिखा जाएगा। और यदि वो वर्तमान जो उनका निवास जहाँ वो लिख रहे हैं वह स्थायी ना हो तो स्थायी जो निवास है वो लिखा जाएगा।
और निवास की अवधि कितनी है, वर्तमान में जो पता लिख रहे हैं उसकी अवधि इसमें लिखी जाएगी। इसमें जो विवाह जिस ज़िले में वो आवेदन कर रहे हैं, जिस ज़िले में वो निवास करते हैं, उस ज़िले के विवाह अधिकारी का नाम लिखा जाएगा। जिला यानी जैसे मध्य प्रदेश में है तो अपर कलेक्टर लिखा जाएगा। सामान्यतः सभी राज्यों में अपर कलेक्टर ही इसमें नोटिफाइड अधिकारी वर्तमान में हैं। दोनों वर एवं वधू आवेदकगण हस्ताक्षर करेंगे और उनके द्वारा एक अलग से धारा 11 के तहत एक घोषणा की जाएगी, जिस पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे। उसमें वो ये रहेगा, मैं इस समय अविवाहित हूँ या विधुर हूँ या विवाह विच्छेद हो गया है, मैंने आयु 21 वर्ष की प्राप्त कर ली है यदि वर है, और यदि वधू है, कन्या है, महिला है तो उसकी आयु 18 वर्ष की पूरी कर ली है। मेरी जो वधू से या वर से प्रतिसिद्ध कोटि की नातेदारी नहीं है। मैं यह जानता हूँ इस विवाह में कोई कथन मिथ्या हुआ या ऐसा कोई कथन करते समय या जानता हूँ या विश्वास करता हूँ कि वह मिथ्या है या असत्य होने पर विश्वास ना हो तो मैं कारावास से जुर्माना से दंडित हूँ। ये जो आपको घोषणा करना है, ये दोनों आवेदकगण वर एवं वधू द्वारा ये घोषणा की जाएगी। ये घोषणा पर 3 जो साक्षी हैं उनके भी हस्ताक्षर होंगे। इस आवेदन पत्र के साथ आपको निवास के संबंध में और आयु के संबंध में दस्तावेज लगाना होंगे। निवास के संबंध में सामान्यतः आपका आधार कार्ड एक दस्तावेज हो सकता है, आपके राशन कार्ड यदि आपके पास है, मतदाता परिचय पत्र है तो वो भी आपका निवास का एक दस्तावेज हो सकता है। यदि आप नौकरी में हैं तो नौकरी से जिस कार्यालय में आप नौकरी करते हैं वहाँ का भी प्रमाण पत्र भी एक दस्तावेज के काम कर सकता है। इसके अलावा आयु के संबंध में आपकी 10वीं या 12वीं की अंक सूची जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, वह भी एक दस्तावेज आयु के संबंध में हो सकता है। इसके अलावा यदि आपके पास पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट की कापी लगा सकते हैं, उसमें भी आपका ये सब जानकारियाँ रहती हैं। और यदि आपका कोई कार्यालय का प्रमाण पत्र है या परिचय पत्र है, कोई शासकीय विभाग का परिचय पत्र है, तो वही भी आपका आयु या निवास के संबंध में एक दस्तावेज के रूप में कार्य कर सकता है। यदि आपके पास इसके अलावा यदि कोई और दस्तावेज जैसे आपके पास है तो वह भी आप यदि लगा देंगे। जैसे यदि आपके पूर्व पत्नी का निधन हो गया है तो उसकी मृत्यु प्रमाण पत्र, यदि पति किसे आपका विवाह विच्छेद या तलाक हुआ है जो तो उसकी कोर्ट की डिग्री या न्यायालय का आदेश इसमें आपको लगा देना चाहिए। इसके अलावा जैसे ही आप ये आवेदन देंगे आपका प्रकरण न्यायालय अपर कलेक्टर में दर्ज हो जाएगा एवं आपके परिवार के जो माता पिता हैं उनकी जानकारी आपसे मांगी जाएगी और उनका पूरा पता और जानकारी आपसे लेके उनको भी एक सूचना पत्र अपर कलेक्टर कार्यालय से जारी किया जाएगा और एक आम इश्तहार आम सूचना भी जारी की जाएगी। कुछ जिलों में ये आम सूचना समाचार पत्र में यदि कोई विवाद की स्थिति या कुछ समझ में आती है तो जारी की जाती है, अन्यथा ये आपके स्थानीय जो आपका जहाँ का आपका पता है वहाँ के नगर पालिका के वार्ड या ग्राम पंचायत या तहसील कार्यालय यहाँ के विवाह अधिकारी का सूचना पटल, इनमें आपका ये सूचना पत्र प्रकाशित की जाती है। इसकी तामीली तहसीलदार के आने के बाद ये सूचना पत्र की तामील हो गई है यह माना जाता है। आपके माता या पिता को जो सूचना पत्र जारी किया जाता है उसका उद्देश्य ये होता है कि ऐसा तो नहीं है कि ये जो आवेदक गण हैं ये घर परिवार के से भाग के या उनके बिना जानकारी में विवाह कर रहे हैं या वो पूर्व से विवाहित तो नहीं है, क्योंकि न्यायालय के पास इन सब सत्यापन के लिए इसके अलावा पुलिस ही एक साधन बचता है। यदि न्यायालय को ऐसा लगता है तो वो जो पुलिस अधिकारी पुलिस थाने से भी पुलिस अधीक्षक के माध्यम से या सीधे पुलिस से भी जानकारी आपके संबंध में मंगा सकते हैं। इसका उद्देश्य भी यही होता है कि यदि ये घर से बिना बताए
चले गए हैं और न्यायालय में, थाने में गुम इंसान कायम है या किसी अपराध करके कहीं भागे हैं, तो यदि उनकी कोई जानकारी है तो वो जानकारी इसमें प्राप्त हो जाए। यदि आप गुम इंसान के रूप में यदि आप घर से निकल गए हैं, तो आपको ये कहा जाएगा अधिक से अधिक कि आप अपने संबंधित पुलिस थाने में जाके वहाँ बताइए कि हम विवाह करने के लिए हमने आवेदन करने के लिए हम घर से आए हैं और हमने कोई अपराध नहीं किया है, और इससे वो गुम इंसान का जो मामला है वो वहाँ पे समाप्त हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो पात्रता की श्रेणी में आता है वो विवाह कर अपनी इच्छा के अनुसार विवाह कर सकता है। उसमें कोई कानून का बंधन या माता पिता की सहमति आवश्यक नहीं है। ये केवल लेकिन उनकी सूचना दी जाना उनको आवश्यक है, ताकि न्यायालय ये संतुष्ट हो जाए कि आप विवाह के लिए पूर्णतः पात्रता रखते हैं। जैसे ही ये जानकारी सब जगह से आम सूचना का तामीली आ जाती है, आपके विवाह का ये जो माता पिता से जानकारी प्राप्त हो जाती है, आपको आपकी गवाही आपकी दोनों की जाएगी और आपने जो 3 साक्षी दिए हैं उनकी भी साक्ष्य दर्ज की जाएगी। साक्षियों जो भी आप साक्षी जिनको बनाएं, वो साक्षी आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष हो और वह भी विकृचित्र ना हो, स्वस्थ हो और उसी क्षेत्र के निवासी हो जहाँ के आप विवाह कर रहे हैं, या आपके उनकी एक निश्चित आईडी होनी चाहिए, दस्तावेज उनके बारे में होनी चाहिए और वो आपको पूर्व से परिचित होनी चाहिए। उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये जो आवेदकगण हैं इनका विवाह हुआ है अथवा नहीं हुआ है और ये विवाह करना चाहते हैं। इनके संबंध में एक जो भी स्थिति है वो अपना बयान के रूप में दर्ज कराएंगे। इस संबंध में ये भी बताना चाहता हूँ कि आवेदन के साथ ही आपको 100 रुपये चालान से आपको विवाह शुल्क के रूप में आपको जमा कराने होते हैं। आवेदन के साथ ही ये आपको ये चालान के से जैसे यदि आप आवेदन करते हैं तो आपको इसमें जमा कराने होंगे। इसका जो हेड है वो एक निश्चित हेड आपको वहाँ से लोक सेवा केंद्र से मिल जाएगा, वो बता देंगे और आप उसमें चालान से या जो आपके जो अन्य के जहाँ से चालान शासकीय जमा होते हैं वहाँ से भी आप जमा करा सकते हो। न्यायालय के पूरे सत्यापन होने के बाद, संतुष्ट होने के बाद एक निश्चित तारीख आपको दी जाएगी। उस तारीख में आप अपने आवेदकगण यानी वर और वधू और तीनों साक्षी उपस्थित होंगे और अपर कलेक्टर के सामने एक पुनः पूछा जाएगा कि आप विवाह करने के लिए सहमत हैं, और आपकी जो मौखिक रूप से सहमति और दस्तावेज मूल दस्तावेज के अवलोकन के बाद आपको एक विवाह प्रमाण पत्र जो धारा 13 के तहत होता है, यह आपको प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इस प्रमाण पत्र में आवेदकगण अर्थात वर और वधू के फोटो होंगे और उनके हस्ताक्षर होंगे, और साक्षियों के भी जो 3 साक्षी आपके शुरुआत में आवेदन के समय आपने दिए थे, उन साक्षियों के भी इसमें हस्ताक्षर किए जाएंगे। यह प्रमाण पत्र आप पे यदि जब प्राप्त करते हैं तो आपको अंग्रेजी भाषा का भी एक प्रमाण पत्र ले लेना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में और विदेशों में हिंदी के अलावा कई बार अंग्रेजी का प्रमाण पत्र मांगा जाता है। अतः आपको बाद में आपको दिक्कत ना हो, इसी समय अगर आप निवेदन करेंगे तो आपको निःशुल्क अंग्रेजी भाषा में भी यही प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। अर्थात आपको 2 प्रमाण पत्र प्राप्त होंगे, एक हिंदी भाषा में और एक अंग्रेजी भाषा में भी आपको उसका प्रमाण पत्र हो जाएगा। दोनों प्रमाण पत्र में आपको उसके अनुरूप में फ़ोटो वगैरह आपको स्वयं उपलब्ध कराना होगा। विवाह प्रमाण पत्र के बाद जारी होने के बाद एक विवाह पंजी में भी आपको हस्ताक्षर कराए जाएंगे। इसके बाद आप वैध रूप से विवाहित पति पत्नी हैं, और यह जो विवाह प्रमाण पत्र है इसके आधार पर आप शासकीय कार्यालय में अपना स्थिति दर्ज करा सकते हैं, विवाह का प्रविष्टि करा सकते हैं। पासपोर्ट वीज़ा में आप इसमें ये प्रमाण पत्र आप उपयोग कर सकते हैं, और विदेश में कहीं भी आप जहाँ जाते हैं तो वहाँ ये प्रमाण पत्र सभी जगह ये मान्य है।
तो ये आपका विशेष विवाह अधिनियम 1954 स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ये आपकी जानकारी है। कुछ लोगों के विवाह इस प्रकार से होते हैं कि उनको ये जानकारी नहीं रहती है कि जो उनका जो विवाह है वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आएगा, हिंदू विवाह अधिनियम के तहत आएगा, या कि किसी रूढ़िगत प्रथा के तहत विवाह हुआ है। तब ऐसे लोगों के विवाह के लिए भी इस अधिनियम में एक धारा 16 के तहत भी एक विवाह के पंजीयन का प्रावधान किया गया है। इसमें भी आपको आवेदन देना होगा, 100 रुपया इसका शुल्क आपको जमा कराना होगा, और इसके बाद आपको धारा 16 के तहत जो आपका एक आधार फार्म का जो आवेदन है ये आपको जारी हो जाएगा। इसके लिए धारा 16 के लिए कुछ शर्तें हैं। धारा 16 की शर्तें हैं, ये भी जान लेना आवश्यक है। ये उनके लिए है जो लंबे समय से पति पत्नी के रूप में निवास कर रहे हैं और उनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है। किसी अज्ञानता के कारण से या अन्य किसी कारण से उन्होंने स्टाम्प पर विवाह कर लिया है और अब वो चाहते हैं कि उनका जो विवाह है वो लीगल हो। इसमें इसके लिए जो प्रक्रिया है उसमें जो शर्तें हैं कि पक्षकारों का परस्पर विवाह हो चुका है और तब से वो बराबर पति पत्नी के रूप में साथ रह रहे हैं। विशेष विवाह अधिनियम जो अभी हमने इसके पहले बताया था, इसमें उनका साथ रहना आवश्यक नहीं था, वो विवाह कर रहे थे। इसमें सिर्फ आपका रजिस्ट्रीकरण हो रहा है, यानी आप पहले से ही पति पत्नी के रूप में निवास कर रहे हैं, साथ रह रहे हैं। किसी पक्षकार एक से अधिक पति या पत्नी रजिस्ट्रीकरण के समय जीवित नहीं है। दोनों में शर्त बराबर है कि यह आपकी एक से अधिक पति या पत्नी जिस समय आप आवेदन कर रहे हैं आपकी जीवित नहीं होना चाहिए। यदि आपका पूर्व विवाह हुआ है तो आपका या तो उसका विधिवत तलाक या डिक्री होनी चाहिए, या उनका यदि निधन हो गया है आपके दुर्भाग्य से पूर्व पति या पत्नी का, तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र लोकल बॉडी, स्थानीय संस्था, नगर पालिका, नगर निगम या ग्राम पंचायत द्वारा जारी होना चाहिए। पक्षकार रजिस्ट्रीकरण के समय 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं। देखिए, इसमें 18 का प्रावधान नहीं है महिला के लिए। इसमें ये है कि ये दोनों 21 वर्ष की आयु, क्योंकि उन्होंने विवाह जब किया होगा तो हो सकता है कि उनकी आयु कम रही हो, लेकिन जब वो लगातार निवास कर रहे हैं तो वो उनकी आयु 21 वर्ष होना चाहिए। और उन दोनों आवेदक गण जो इस धारा 16 के तहत पंजीयन प्राप्त करना चाह रहे हैं, विवाह पंजीकृत कराना चाह रहे हैं, प्रसिद्ध कोटे की नातेदारी नहीं हो, यानी वो सगे रिश्तेदार या उसके रिश्तेदार नहीं हो। जिस क्षेत्र में वो आवेदन कर रहे हैं वो कम से कम उस एरिया में 30 दिन से वो निवास कर रहे हो। अर्थात ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई असम या बंगाल से व्यक्ति यहाँ आए, ट्रेन से आए और यहाँ आवेदन कर दे और ये कहे कि साहब हमारा आप विवाह पंजीकृत करिए, हम इतने साल से साथ में रह रहे हैं। उनको वहीं आवेदन करना होगा जहाँ पर वो वहाँ पर रह रहे हैं। वो नए स्थान पे आवेदन करने के लिए पात्र तभी होंगे जब वो 1 माह या 30 दिन कम से कम वहाँ के निवास वैध रूप से कर चुके होंगे। इस प्रक्रिया के तहत आपको जो आवेदन का जो प्रमाण पत्र प्राप्त होगा वह धारा 16 के तहत इस रूप में प्रमाण पत्र होगा। ये प्रमाण पत्र भी आपको हिंदी के अलावा अंग्रेजी भाषा में आपको प्राप्त कर लेना चाहिए, ताकि कभी यदि आपको ऐसे क्षेत्र में प्रमाण पत्र दिखाना पड़े कि जहाँ हिंदी भाषा समझने वाले देश या एरिया नहीं है, तो वहाँ आपको असुविधा ना हो और द्वारा आपको परेशान ना होना पड़े। इस विशेष विवाह अधिनियम के तहत एक जानकारी आपको और हम बताना चाहेंगे कि इसमें आपको आवेदन करते समय और विवाह प्रमाण पत्र लेते समय स्वयं ही आपको जाना चाहिए या आप अपने अधिवक्ता के साथ आपको जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आपसे ये कहता है कि आपको कहीं आने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको प्रमाण पत्र ला के दे देंगे,
तब उस पे आपको कम से कम विवाह प्रमाण पत्र लेने के लिए आपको स्वयं जाना होगा। अन्यथा आपका जब सत्यापन होगा तो वो आपको कठिनाई हो सकती है, हो सकता है आपका जो दस्तावेज है वो सही ना हो। अतः इसमें आवेदन देते समय स्वयं आपको जाना चाहिए, आदेश पत्रिका में हस्ताक्षर करना चाहिए और प्रमाण पत्र लेते समय आपको जाना चाहिए। विशेष विवाह अधिनियम के तहत एवं अन्य विवाह जिसमें कि ज्ञात नहीं है कि उनका विवाह किस पद्धति से हुआ के संबंध में, पंजीयन के संबंध में जो नियम थे ये मैंने आपको जानकारी दी है। इस वीडियो में यदि आपको कोई और जानकारी की आवश्यकता हो तो आप इसमें हमसे कमेंट के रूप में पूछ सकते हैं। इसमें एक शब्द जो प्रसिद्ध कोटि की नातेदारी है उसके तहत जो कौन कौन आते हैं इसकी प्रथम अनुसूची में पहले से दी गई है, ये हम आपको इसमें मॉनिटर पे दिखाएं।